नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। पंजाब में बिजली के ब्लैकआउट का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक अवरुद्ध होने के चलते पावर प्लांटों में कोयले की कमी होने लगी है। निजी प्लांटों की कई यूनिटें इस दौरान बंद हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी किसानों से बातचीत करेगी, लेकिन इस बीच खबर है कि किसानों ने तालमेल कमेटी से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिजली के ब्लैकआउट संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब की बत्ती गुल होगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में पिछले लंबे समय से किसान सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका असर यह है कि किसानों ने जो रेल रोको आंदोलन चला रखा है, उसके चलते अब रेल पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते अब ब्लैकआउट का संकट पंजाब में गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक अवरुद्ध होने के चलते पावर प्लांटों में कोयले की कमी होने लगी है। आपको बता दें कि पावर प्लांटों में कोयला नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी होने लगी है। और ये भी बात सामने आई है कि पावर प्लांटों का ये कहना है कि अब बस 5 से 7 दिन का ही कोयला उनके पास बचा हुआ है। अगर रेलवे का संचालन नहीं हुआ तो फिर एक बड़ा संकट पंजाब में हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। और यह भी बात है कि ये कमेटी किसानों से बातचीत करेगी, लेकिन किसानों ने इस कमेटी से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल रोको आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसके लिए रेल सेवा पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते अब बहुत ही जल्द पंजाब में ब्लैकआउट संकट बना हुआ है, क्योंकि रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हैं। इसके चलते पावर प्लांटों में कोयले की कमी होने लगी है। बस 5 से 7 दिन का ही कोयला पावर प्लांटों में बचा हुआ है। विनीत कपूर संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल सेवा पूरी तरह से अवरुद्ध है और सबसे बड़ी अब समस्या है पंजाब में कि अब ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जो पावर प्लांट है उनमें कोयला नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए पूजा, सीधे तौर पर अगर बात करें तो आज रेल रोको आंदोलन किसानों का 18वें दिन में प्रवेश करता नजर आ रहा है। 18 दिन से रेल यातायात जो है पूरी तरह से बाधित किया हुआ है। अगर हम अंबाला से अमृतसर जाने वाले रेलों की बात करें तो वो बंद है। अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाली रेलों की बात करें वो बंद। ऐसे जो जरूरत का सामान है वो भी पंजाब में पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने किसानों से अपील की थी कि मालगाड़ियां जो हैं उनको रेलवे जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोयला और अन्य जो जरूरत का सामान है वो पंजाब में पहुंचता हुआ नजर आए। बिल्कुल विनीत, लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि शुरुआत से ही सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि पंजाब की जिम्मेदारी तो जो है कैप्टन सरकार की है, पंजाब की जनता की जिम्मेदारी उनके पास है। तो शुरुआत से उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर किसान इतने लंबे समय तक जो है रेल रोको आंदोलन जारी रखते हैं तो बड़ी समस्या हो सकती है। इसी दौर में जो जरूरत के हिसाब से जो प्राइवेट थर्मल प्लांट हैं या फिर जो सरकारी थर्मल प्लांट हैं, उनके पास कोयला इतना होता है कि 1 महीने तक वो पावर प्लांट अगर उनको कोयला नहीं मिलता तो वो चला सकते हैं। लेकिन अब 18 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा ही कोयला जो है वो थर्मल प्लांटों के पास बाकी बचा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्लैकआउट है उसका खतरा पंजाब पर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो पावर कॉम के चेयरमैन कह रहे हैं कि पंजाब ब्लैकआउट नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि जो नेशनल थर्मल प्लांट है या फिर जो नेशनल हाई ग्रिड है वहां से पंजाब ने बिजली लेनी शुरू कर दी है। इसके अलावा राजपुरा थर्मल प्लांट की बात करें, वहां से यूनिट ली जा रही हैं। जो परमाणु प्लांट्स हैं वहां से बिजली ली जा रही है, यानी इंतजाम पंजाब जरूर कर चुका है। लेकिन अगर हम बात करें सिचुएशन की, अगर आने वाले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक नहीं ओपन होते, मालगाड़ियां ओपन नहीं होती और पंजाब को कोयला नहीं मिलता, फिर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिटिकल
क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि फिर कई यूनिट्स जो हैं इन प्लांटों की बंद होती नजर आएंगी, जिस वजह से ब्लैकआउट जो है वो पंजाब में हो बिल्कुल, सकता है। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि चलो ठीक है, अगर सरकार ने ये प्लान बनाया है कि किसी अन्य साधन से वो जो है बिजली लेगी, लेकिन ये कब तक संभव है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी तो ये समस्या सामने आ जाएगी कि उनके पास में बिजली की आपूर्ति नहीं हो। बिल्कुल, देखिए फिर उसके बाद दूसरे विकल्प है वो ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसी वजह हम्म। से पंजाब कैप्टन सरकार ने मंत्रियों की एक 3 मेंबरी कमेटी जो है वो गठित की है। ये कमेटी जो है ये किसानों से तालमेल करने का प्रयास कर रही है, ताकि किसानों को समझाने का प्रयास किया जाए कि जो रेल रोको आंदोलन किया है उस पर केंद्र पर तो प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पंजाब जो है उससे बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में ये तो फिर अब ऐसा जो नहीं है है कि जिस तरीके से केंद्र से बातचीत करनी चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को, या फिर केंद्र को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों की तरफ से किया जा रहा है, तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट अभी और लंबा चल सकता है। जिस तरह से किसान स्पष्ट करते हैं कि 15 तारीख तक रेल रोको आंदोलन जो है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो ऐसे में जरूर केंद्र भी दखलंदाजी इस मामले में करता नजर आएगा। पंजाब सरकार का जो कह सकते हैं कि जो सिचुएशन पंजाब में बनती नजर आ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र पहलकदमी करता नजर आएगा कि किसानों से बातचीत की जाए और रेलवे ट्रैकों को खुलवाया जा सके, ताकि जो जरूरत का सामान है वो विभिन्न राज्यों में पहुंच सके और वहां पर जो चाहे कोयले की आपूर्ति है, चाहे यूरिया की आपूर्ति है या अन्य सामानों की आपूर्ति है, उसको पूरा किया जा सके, ताकि आम जनमानस जो है वो इन प्रदर्शनों से प्रभावित होता हुआ नजर ना आए। जी बिल्कुल विनीत, पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी किसान रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा सामने नहीं आया कि कोई भी बड़ा नेता किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचा हो। देखिए बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है कि हम्म। ये जो कानून उनकी तरफ से बनाए गए हैं ये किसान हितैषी हैं, तो ऐसे में बातचीत होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय जो खेतीबाड़ी महकमा है उसकी तरफ से जरूर किसानों के नेताओं को पत्र भेजकर कहीं ना कहीं आमंत्रित किया गया था कि आइए आपको समझाते हैं कि इन कानूनों के क्या पहलू हैं, लेकिन केंद्र स्पष्ट कर चुका है कि वो ना तो कानून वापस करेगा, ना ही ये कानून जो है इसमें किसी तरह का संशोधन करने की जरूरत है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ये कानून जो है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितैषी साबित होंगे। तो ऐसे में एक तरफ किसान जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अगर केंद्र जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो इससे आम प्रभावित जी हुआ विनीत, नजर आ रहा है। लगातार सरकार समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि किसानों को उसकी समझाइश का कोई असर नहीं दिख रहा है? देखिए हिडन एजेंडे की बात करें तो सीधे तौर पर किसान कह रहे हैं कि भाजपा का हिडन एजेंडा है कि खेती जो है इसको निजीकरण की तरफ लेकर जाया जा सके। सीधे तौर पर भले ही केंद्र कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि निजी कंपनियां जो आएंगी वो एमएसपी पर ही फसल की खरीद करेंगी। इस वक्त जो फसल की खरीद जिस तरह से सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, आने वाले समय में भी उसी तर्ज पर फसलों की खरीद होगी। अगर इस तरह की बात है, अगर एमएसपी नहीं खत्म होगी, फसलों की खरीद एमएसपी के आधार पर होगी, तो फिर केंद्र क्यों इन कानूनों में एक लाइन नहीं लिखता कि अगर कोई भी एमएसपी से कम दामों पर फसलों की खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ बिल्कुल। इतनी सी बात पर किसान जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र भी कहीं ना कहीं ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये बात कानूनों में लिखी जाती है तो फिर किसान भी आश्वस्त होंगे, प्रदर्शन भी होते नजर नहीं आएंगे और किसानों को भी ये उम्मीद होगी कि उनकी फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी पर होगी। क्योंकि अगर फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होती तो फिर किसानी जो है वो बदहाली की तरफ बढ़ेगी, और पहले ही किसान जो है वो बदहाल हो चुके हैं। पहले ही किसानों की आमदन जो है वो इतनी नहीं है कि वो अपना गुजर बसर सही ढंग से कर सके। तो ऐसे में अगर एमएसपी बंद हो जाएगी या एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं होगी तो फिर किसानी पूर्ण रूप से घाटे का सौदा होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी होंद को बचाने के लिए किसान जो है वो सड़कों पर हैं और सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बिल्कुल हैं। विनीत, जी। किसान तो परेशान है ही कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम जनता है वो भी परेशान होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है, रेल रोक रखी है, इसके साथ में किसानों ने ये भी चुनौती दी है कि वो बहुत ही जल्द जो भी हाईवे हैं उनको भी जो है रोकने का प्रयास करेंगे। तो अब इस तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब सरकार को या फिर केंद्र सरकार को बहुत ही ध्यान से इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए?
देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार के बस से बाहर बात जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि केंद्र के पाले में गेंद है, केंद्र को ही किसानों से बातचीत करनी है, केंद्र को इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ही खेती-बाड़ी महकमे को लेकर जो बिल हैं, जो कानून है, वो पास किए गए हैं। तो ऐसे में केंद्र को पहलकदमी करने की जरूरत है कि आम मानस जो है क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले, को मिला, भले ही केंद्र पर दबाव बनता नजर ना आया हो, लेकिन आम जनमानस जो है, जो कहीं ना कहीं वाहनों के माध्यम से हाईवे का इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो आधे रास्तों में फंसते हुए नजर आए। कई जगह पर तो पैदल मार्च भी लोग जो है वो करते नजर आए। तो ऐसे में आम जनता जो है वो इन धरनों की मार झेलती हुई नजर आ रही है, और अगर पंजाब में ब्लैकआउट होता है तो फिर पूरा पंजाब जो है वो इसकी मार झेलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल भी जो ब्लैकआउट की सिचुएशन बनी हुई है, उसके चलते जो प्राइवेट प्लांट हैं या जो सरकारी प्लांट है, उनकी जो यूनिटें बंद हुई हैं, इसका असर भी किसानों पर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि इन दिनों में किसानों को 5 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब वो बिजली जो है 2 घंटे उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी 3 घंटे की कटौती जो है उस बिजली में हो चुकी है। यानी किसान अभी भी प्रभावित है, आने वाले दिनों में भी प्रभावित हो सकता है, और उनके साथ साथ आम जनता जो है उन पर भी इन प्रदर्शनों की मार पड़ सकती है। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई को संस्तुति पत्र भेजा था। केंद्र सरकार की डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर किया है और जल्द ही सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करेगी। अभी तक हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही थी। हाल ही में इस जांच को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दे दिया था ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा है कि इस मामले में लगातार बढ़ते पेच की वजह से सरकार ने यह फैसला किया, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है और सीबीआई ने टेक ओवर भी कर लिया है और बहुत ही जल्द सीबीआई अपनी जांच शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि लगातार हाथरस केस में एसआईटी अपनी जांच कर रही है। जब विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे, उसके बाद से योगी सरकार ने बहुत ही जल्द से सीबीआई की जांच का फैसला सुना दिया था। उन्होंने इस केस में जांच को लेकर बात कही थी कि सीबीआई की जांच होगी और इसके बाद से एसआईटी भी लगातार अपनी जांच कर रही थी। एसआईटी ने 10 दिन का और वक्त मांगा है, जिसको लेकर अभी एसआईटी अपनी जांच कर रही है। वहीं अब दूसरी तरफ सीबीआई ने भी अपनी जो जांच है उसको टेक ओवर कर लिया और बहुत ही जल्द अपनी जांच सीबीआई शुरू करेगी। इसमें सीबीआई के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिसकी जांच निष्पक्ष रूप से सीबीआई करने वाली है। अभी एसआईटी भी अपनी जांच सौंपेगी, सीबीआई को सौंपेगी, योगी सरकार को सौंपेगी। जिस तरीके से हाथरस केस को लेकर जितना ज्यादा राजनीति हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क है, प्रशासन सतर्क है और लगातार यही बात सामने आ रही है। सभी का यही कहना है कि इस केस में राजनीति ना की जाए, जबकि कई विपक्षी नेता इस केस में खुलकर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भीम आर्मी हो या फिर सपा। लगातार सभी नेता पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, भारी समर्थकों के साथ वो मिलने पहुंचे थे, जहां पर लाठीचार्ज भी हुआ था, पुलिस और नेताओं के बीच में झड़प भी हुई थी। उसके बाद से भी कई सारे सवाल योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर उठे थे। इसके बाद से लगातार पुलिस की जो मौजूदगी थी पीड़िता के गांव में, उसको लेकर भी कई सारे सवाल थे और जो सुरक्षा पीड़िता के परिवार को दी गई है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सवाल अभी तक उठा रहा है। और अब सीबीआई की जांच को लेकर भी सवाल कई सारे उठे थे, लेकिन फिर भी सीबीआई ने अब टेक ओवर कर लिया है और अपनी जांच बहुत ही जल्द शुरू करेगी। यूपी से संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, जिस तरीके से अब लगातार जांच की जा रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई ने भी टेक ओवर कर लिया है। जिस तरीके से ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अब सीबीआई किस तरीके की अपनी जांच है वो शुरू करेगी? और देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हाथरस कांड में विपक्ष आरोप लगा रहा था कि यूपी पुलिस प्रशासन पीड़िता के ही परिजनों को परेशान कर रहा है, और जिस तरीके से जो बयान आ रहे थे उनमें विरोधाभास नजर आ रहा था, और जिस एंगल से जांच करी गई तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूपी पुलिस के हाथ लगा कि इस जो ये कांड था, इसको यूपी में एक दंगा बनाने की पूरी प्लानिंग थी। उसको देखते हुए सीधे तौर पर सरकार ने सिफारिश करी कि सीबीआई जांच कराई जाएगी ताकि जो कुछ भी सच है वो सामने आए। देखिए, सरकार का दायित्व है कि पीड़िता के जो परिजन हैं उनको इंसाफ मिले, लेकिन सरकार का एक दायित्व ये भी है कि कोई निर्दोष
जेल न जाने पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सबको लेकर के साथ चलना है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर गलत कार्रवाई होती है तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा। ऐसे में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी और सीबीआई ने अब इस केस को हैंडओवर किया है। एसआईटी की अब तक की जो भी जांच हुई है वो जांच रिपोर्ट पूरी तौर से सीबीआई के हैंडओवर करी जाएगी। इसके साथ ही हाथरस पुलिस ने जो जांच करी थी वो सीबीआई के हैंडओवर करी जाएगी और अब सीबीआई एक नए एंगल से जांच की शुरुआत करेगी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो न्याय मिलने की आस है वो अब बढ़ गई है। जी बिल्कुल पुनीत, एक बात हो रही है कि एसआईटी ने जो समय मांगा था 10 दिन का ज्यादा समय मांगा था, अभी भी उनमें काफी दिन बाकी हैं। एसआईटी अपनी जांच करी है, तो क्या सीबीआई ऐसे में जांच को अपने आगे बढ़ाएगा, क्या शुरुआत करेगा या फिर वो एसआईटी की जांच पूरी होने तक का वेट करेगी? देखिए, सीधे तौर पर अब केस सीबीआई के हैंडओवर हो गया है। ऐसे में सीबीआई फैसला लेगी कि एसआईटी अपनी जांच कंप्लीट करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे या इस जांच को बीच में ही रोका जाएगा। हालांकि कल ही इसकी घोषणा हुई है कि सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर चुका है। अब सीबीआई टीम के जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंचेंगे और ये जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, ये तो जांच का विषय है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के गोंडा के इंडिया थोक थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पुजारी की गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर पुजारी पर बदमाशों ने गोली चला दी थी। गोली लगने के कारण पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुजारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी स्थिर है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि यह खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक पुजारी को गोली मार दी। पुजारी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर पुजारी को गोली मारी थी, जिसके बाद से पुजारी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संवाददाता संजय मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संजय, ये मामला आया है जहां पर एक पुजारी की गोली मारकर जो है उस पर गोली मारी गई है, उस पर हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, गोंडा के इटियातोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिर्रे मनोरमा एक वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर के आसपास कुछ मंदिर की भूमि है, जिसको लेकर के कुछ स्थानीय लोग से काफी दिनों से विवाद चल रहा है।
बीते जो है रात करीब 2 बजे मंदिर के जो महंत हैं सम्राट दास जी, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इनको जो है गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि इनके कंधे पर गोली लगी है और कंधे को लग करके गोली पास हो गई है, जिससे जो है इनको जो है गंभीर चोटें भी आई हैं। इसके बाद जो है स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने जो है आनंद फानंद में इनको जो है गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद जो है वहां पर जो है इनकी हालत स्थिर न देख करके इनको जो है गोंडा से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जी तो संजय, अभी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करी है? क्या जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हुई है? जी, फिलहाल इस पूरे मामले में जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से 4 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर के 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। शीघ्र 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो अभी प्रारंभिक जांच में पुलिस ने क्या कुछ बयान दिया है संजय? जी, इस मामले में अभी तक जो जानकारी निकल के आई है, पुलिस का ये कहना है कि इनके जो है मंदिर के जो महंत हैं, इनसे स्थानीय जो कुछ लोग हैं उनसे जमीन को लेकर के कुछ मामला था, आपसी रंजिश थी, और इससे पहले भी करीब 1 साल पहले भी इनके ऊपर हमला हो चुका है, जिसको लेकर के मंदिर के जो महंत हैं इनको सुरक्षा भी दी गई थी। सुरक्षा के नाम पे 2 होमगार्ड के जवान लगाए गए थे। बावजूद इसके जो है बीती रात में जो है दबंगों ने इनके ऊपर जो है हमला कर दिया और जो है इनको गोली मार दी। गनीमत ये रही कि गोली जो है कंधे से लग करके निकल गई। अगर जो है गोली सीने में लगती तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल संजय, सुरक्षा कर्मियों की आपने बात कही थी, उनके लिए 2 सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए थे, तो वो गार्ड उस वक्त वहाँ कहाँ मौजूद थे? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो सुरक्षा के जवान लगाए गए थे वो आसपास ही मौजूद थे, लेकिन जो है अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि उस घटना के वक्त जो है महंत जी कहाँ पर थे और कहाँ पर इनके ऊपर हमला किया गया। जी, तो जिस तरीके से सुरक्षा के बावजूद भी ये हमला होता है, गोली लगती है, बदमाश आकर गोली चला देते हैं, पुलिस पर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं संजय। जी बिल्कुल, जिस प्रकार जो है आपने पिछले दिनों देखा होगा, पालघर में एक जो है साधु के ऊपर हमला किया गया था, इसके बाद जो है राजस्थान और अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। बिल्कुल संजय, योगी सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दावे करती है। वो कहती है कि आम जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये मामला सामने आया है गोंडा से, जहां पर पुजारी को गोली मार दी गई, क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां पर चूक हो रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको सुरक्षा में चूक ही कहेंगे, क्योंकि मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले भी जो है इस प्रकार की घटनाएं आई हैं और मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। ऐसे में इनके ऊपर पहले भी चूंकि हमला हो चुका था, तो जो है इनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाना था, लेकिन जो है केवल 2 होमगार्ड के जवान सुरक्षा के लिए जो है दिए गए थे। तो संजय, जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिन लोगों ने हमला किया था, पहले भी बात की, तो अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पहले ही कार्रवाई कर लेते तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर पहले ही पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती, कड़ाई करती, तो कहीं ना कहीं आज की जो घटना है इसको टाला जा सकता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है 4 नामजद अभियुक्तों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पुनीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी गोंडा में भी पुजारी को गोली मारी गई है, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इस मामले में नया अपडेट क्या है? देखिए, सीधे तौर पर गोंडा जिले के कोतवाली इटिया थोक क्षेत्र के तिर्रे मनोरमा स्थित एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, उस पुजारी को कल रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच में गोली मारी गई है। पुजारी अतुल बाबा और सम्राट दास के नाम से ये वहां पर जाने जाते हैं। गंभीर रूप से घायल है, इनको इलाज के लिए लखनऊ लाया गया है, ट्रामा सेंटर में इनको एडमिट कराया गया है। स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और सीधे तौर पे इसीलिए डॉक्टरों ने उनको यहाँ पर ट्रामा सेंटर रिफर किया था। यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी हालात जो हैं वो खतरे से बाहर नहीं है। जी, लगातार सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा दे देती है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके चलते बदमाश हैं, दबंग हैं, उनके हौसले काफी बुलंद हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या सच में सख्ती में कमी है अभी? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से इसमें भी पुलिस की लापरवाही निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं सीताराम दास ने 4 लोगों के विरुद्ध पहले ही एक तहरीर दी थी। विगत 2 से मंदिर में रह रहे हैं और इनका कुछ विवाद चल रहा था
ऐसे में कहीं ना कहीं जो चारों आरोपी हैं उनके खिलाफ पहले ही इनसे थाने में ये मैटर जा चुका था, लेकिन मैटर ऐसे ही सॉल्व हो गया था। भू माफिया हैं ये लोग और मंदिर की किसी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। राजस्थान में भी एक ब्राह्मण को जलाया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से यूपी के गोंडा में एक ब्राह्मण को गोली मारी गई है और ब्राह्मण समाज पहले से आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मण असुरक्षित है। ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी और जो आरोपित है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।